नंबर्स आए थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते नजर आएंगे। बिल्कुल, और जो ये शुरुआती रुझान है इसमें एनडीए बहुत आगे चल रहा है विशाल, और 10 सीटें जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की मिलाकर 10 सीटें हैं। 10 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट मंडी मानी जा रही है, और मंडी की जंग कितनी दिलचस्प रही इसका अगर जिक्र किया जाए तो कई वाकया याद आते हैं। जब पहली बार कंगना रनौत ने अपने घर पर रैली की बलद्वाड़ा चौक पर, जहां उनकी मदर ने ये बड़े सुंदर अंदाज में कहा कि कंगना तो कंगना ही है, और उसके बाद फिर विक्रमादित्य को काफ़ी सोच विचार किया कांग्रेस ने, और फिर विक्रमादित्य को, प्रतिभा सिंह को मनाया गया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, अपने बेटे के लिए बैटिंग करती हुई नजर आई, दिल्ली गई, कई बार गई, फिर विक्रमादित्य को चुनावी मैदान में उतारा, और फिर ये जो जंग है ये महा दिलचस्प होती चली गई जब विक्रमादित्य वर्सेस कंगना रनौत, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, हर ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, कंगना वर्सेस विक्रमादित्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप देखें जो ये आपको एक टैली बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और एक पर इंडिया, जो हमने विनोद सुल्तानपुरी की जो सीट है शिमला सीट जो है वो। और इस वक्त ये जो ग्राफ आप सामने देख रहे हैं, आप देखें 135 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है वो रुझानों में आगे है, जबकि एनडीए 253 सीटों पर, यानी 100 से ज्यादा का फासला है। 100 से ज्यादा का फासला का मतलब सीधे तौर पर ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेगा एग्जिट पोल के तहत जो नतीजे या जो आंकड़े, मेगा एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए थे उससे हूबहू ये कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि भी शुरुआती दौर है, पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है। के ही हैं विशाल, ये पोस्टल बैलेट के ही हैं। फिर उसके बाद जब ईवीएम की गिनती फाइनली शुरू होगी, उसके बाद जो रुझान आने शुरू होंगे उससे भी काफी हद तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये तीसरा टर्म है जिसके लिए एनडीए कॉन्टेस्ट कर रहा है, और अगर ये तीसरा टर्म एनडीए का इतनी ही प्रचंड बहुमत से आ जाता है तो अपने आप में इतिहास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि आप देखिए कि पहली बार जब 2014 में एनडीए ने जीत दर्ज की तो उसमें उस 2014 की जीत में जो बीजेपी की सीटें थी उससे फिर ज्यादा बढ़कर 300 को पार करते हुए उन्होंने 2019 में जीत हासिल की। हालांकि वो जीत भी एनडीए की थी, लेकिन बीजेपी को अकेले ही 303 सीटें मिल गई थी और एनडीए का आंकड़ा तो और आगे जा रहा था। तो इस बार जो 400 पार का नारा दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। तो क्या बीजेपी वाकई इस बार 300 पार जा रही है? एक चीज और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 400 पार का नारा बीजेपी ने, एनडीए ने दिया था, बीजेपी ने दिया था कि 400 पार जीतेंगे, और जो भी फिर 295 का जिक्र आया जब इंडिया अलायंस ने कहा, जब ये एग्जिट पोल के नतीजे आए तो फिर इंडिया अलायंस ने कहा कि एग्जिट पोल को खारिज किया सिरे से और कहा कि 295 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। फिर उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ, बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां बीजेपी खुश और उत्साहित नजर आई, तो वहीं इंडिया अलायंस को लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान सामने आया कि अब इंडिया अलायंस ने और कांग्रेस ने ईवीएम को कोसने की तैयारी शुरू कर दी। ये हर बार होता है विशाल, जब भी नतीजे आपके पक्ष में आए तो आप ये कहते हैं तो एक बार फिर से क्या ये कहा जाए विशाल कि ईवीएम को कोसने की वाकई तैयारी शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल ये कह सकते हैं, चूंकि इस पर लगातार सवाल उठते रहे और इसको लेकर कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा एक बार जो वीवीपैट की पर्ची होती है उसको मिलान का मामला सामने आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। फिर दोबारा ये मामला आया कि ईवीएम को लेकर के कुछ चीजें हो सकती है, इसमें कुछ आप दिशा निर्देश थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति मुझे लगता है कि देखिए, अगर वो अपने इस दावे में इतने सच्चे होते हैं तो भाई आपको ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही क्यों याद आता है? जब आप जीत जाते हैं तो आप ये सवाल नहीं उठाते, जब आप हारते तो सवाल उठाते हैं, और या हार या जीत जब चुनाव का समय नहीं होता तब आप बिल्कुल जो है ऐसा लगता ही नहीं कि आपको ये आपके लिए ये मुद्दा है। तो इसमें चूंकि ये टाइमिंग इसके ऐसी होती है, इसमें सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल, और इसी को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। अगर पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को सुने तो उन्होंने भी ये कहा कि अब जैसे जैसे रुझान आएंगे, जैसे जैसे नतीजे आने लगेंगे तो थोड़ा रुझानों में बीजेपी ने यानी एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। रुझानों में की बात कर रहा हूं, रुझान की बात कर रहा हूं। बहुमत जो है वो 272 का है। 272 कोई भी पार्टी या गठबंधन ले आता है तो वो जीत जाता है, वो सरकार बना सकता है। तो रुझानों में बीजेपी या एनडीए उसने बहुमत
हासिल किया है 290, और जबकि जो इंडिया ब्लॉक है वो 161 पर रुझानों में आगे चल रहा है। जैस्मिन, बिल्कुल, और ये वही ट्रेंड है जो ये एग्जिट पोल्स में नजर आया था। अगर वाकई ये ट्रेंड फॉलो होता है अंत तक, लास्ट की गिनती तक अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है विशाल, तो फिर एग्जिट पोल जो सामने निकल कर आए थे सामने, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सटीक साबित होंगे। और ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए 270 सीटों का ये रुझान सामने आया है। 542 सीटों पर गिनती हो रही है, 470 सीटों का ये रुझान सामने आया, जिसमें 251 सीटों पर एनडीए और 161 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। 291 सीटों पर और अदर्स 18 पर। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। विशाल, प्यार सिंह जुड़े हैं और हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय डोगरा जी। प्यार सिंह जी और विजय डोगरा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। जो रुझान सामने आ रहे हैं, प्यार सिंह जी क्या कहेंगे? 291 पर एनडीए और 161 पर इंडिया गठबंधन। आज ये वोटों की गिनती शुरू हुई है। सभी मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का लक्ष्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखा था और हमें पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सभी मतदाताओं के और आम जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन रुझानों में 400 पार अभी दिख नहीं रहा। रुझानों में ठीक है, हम लोग नहीं, वो ठीक है, उसका हम सम्मान करते हैं। जो भी अभी मतों की गणना होनी है और मैं पहले भी कह चुका हूं, हमने लक्ष्य रखा था कि 400 पार करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हम 400 पार ही लेंगे। लेकिन आपको बधाई भी दे दूं कि रुझानों में आप बहुमत हासिल कर चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है भारत की जनता पर, सभी जिन्होंने मत डाला है सभी पे विश्वास है और निश्चित तौर पर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो आप सभी के और सभी जनता के मतों से बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, विजय डोगरा जी से भी पूछ लेते हैं। विजय डोगरा जी, आप क्या कहेंगे 161 पर इंडिया अलायंस? मैं सबसे पहले तो देश की जनता को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने लंबे चुनावी प्रक्रिया में बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हिस्सा लिया और छुटपुट घटनाओं को छोड़ के कोई बहुत बड़ी घटना, कोई दुर्घटना ऐसी नहीं घटी। उसके लिए मैं देश की जनता को बधाई देता हूं। और जहां तक ये राजनीतिक प्रकरण की बात है, अब क्योंकि अभी पहले दौर की मतगणना शुरू हुई है अभी 8 बजे, और उसमें जो रुझान जिस तरह से आ रहे हैं जी, मैं ये कह सकता हूं कि अभी क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड की बात हो रही है और अभी लंबा टाइम ही चलेगा, तो अब क्योंकि जो भी फैसला होगा, जनता जो भी जनादेश देगी उसको कांग्रेस तो स्वीकार करेगी। लेकिन मैं सुन रहा था कि जैसे आप कह रहे थे कि हम लोग ईवीएम पे बरसेंगे, हम लोग कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां कहीं धांधलियों की बातें उठी थी, उन बातों को लेके अगर कहीं कोई बात होती है तो वो तो करना हर राजनीतिक दल का फर्ज है। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे कि क्या आप ईवीएम पर शक है अभी या नहीं? क्या आपको लगता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं? और अगर लगता है तो फिर उस बाद अगला सवाल करूंगा। देखिए, ऐसा है अबू भाई के अभी जितना कुछ हमने आज दिन तक देखा है जी, क्योंकि जो उनके नंबर्स हैं, अब उनको जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं वो मैच करते हैं। वो इसलिए नहीं था कि कांग्रेस ईवीएम पर शक करेगी, वो इसलिए था कि जो पिछला चुनावों में होता आया है कि जब रुझान आते हैं फिर निर्णय आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात उठती है, इसीलिए दैट वाज वो पास्ट में जो होता आया है उसको लेकर ये टिप्पणी थी। जैस्मीन जी, एक बात बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वो ये समझती है, अब ये तो क्योंकि मत का प्रयोग नागरिक ने किया है, हमारे मतदाता ने किया है। अब मतदाता किस ओर जनादेश देता है वो स्वीकार करना पड़ता है हर पार्टी को, और इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि ये जनरल इलेक्शंस थे और ये जो चुनावी माहौल था, अब ये क्योंकि लोकसभा के 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, इसमें जनता का क्या मूड है, जनता ने क्या एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ा, एंटी इनकम्बेंसी कहीं थी, अगर थी तो उसके क्या रुझान हो सकते हैं। अगर जो मौजूदा सांसद थे जो 2-2, 4-4, 5-5 पर थे, उनके प्रति अगर लोगों का रोष था, तो उसके बावजूद अगर फिर भी अगर उल्टे अगर परिणाम आते हैं तो वो चीजें बहुत सी हैं जो देखने वाली हैं। ठीक है, लेकिन एक बात पक्की है कि हम लोग
ये जो एग्जिट पोल पे भी क्योंकि बड़ी चर्चा हुई, हम ये कहते हैं कि जब सारे रिजल्ट सामने आएंगे, अब जैसे आप रुझानों पे कह रहे हैं कि 200 जो बहुमत का लगभग 291 लक्ष्य है वो पार कर चुके हैं, अच्छी बात है। जिसको जनादेश मिलेगा वो इस देश में सत्ता पे ठीक है। काबिज प्यार सिंह होगा। जी से पूछ लेते हैं शिमला सीट को लेकर क्या जिक्र है, क्योंकि आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया, तो शिमला की सीट पर विनोद सुल्तानपुरी आगे चल रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको, प्यार सिंह जी, शिमला को लेकर क्या असमंजस बना हुआ है? सुरेश कश्यप को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी थी, बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद हेल्थ कारण के चलते, अपने स्वास्थ्य के चलते वो चुनाव ना भी लड़े। नहीं, मुझे लगता है ये अभी जैसा डोगरा जी ने कहा कि प्रारंभिक चरण है और अभी काफी मतों की गिनती होनी बाकी है। सुरेश कश्यप जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता उन्हें दूसरी बार मौका देगी और देश में भाजपा की सरकार बनने वाली है, ऐसा हमारा विश्वास है, और इसमें शिमला का भी योगदान रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, सुरेश कश्यप जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। बीच में इस तरह की खबर आई थी, निरंतर नहीं, वो ठीक है, बीच में कुछ खबर हो सकती है और आपकी खबरों का खंडन इतनी जल्दी किया भी नहीं जा सकता। मैं सवाल करता हूं विजय जी, ये जो ये 3 सीटों पर बीजेपी की लीड, 1 सीट पर कांग्रेस की लीड, वो सीट है शिमला। क्या आपको लग रहा है कि शिमला में शायद सिलेक्शन सही था कांग्रेस का, बाकी जगहों पर शायद नहीं हो पाया? खासतौर से मैं कांगड़ा का जिक्र करूंगा। विजय डोगरा जी, देखिए, सिलेक्शन की जहां तक बात है, आनंद शर्मा एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति, और आनंद शर्मा का बाल्यकाल से लेके छात्र राजनीति से लेके युवा कांग्रेस तक उनका सारा जो मेल जोल था वो हिमाचल प्रदेश में जी। और ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स पे जिस तरह से अटकलें आज लगाई जाती हैं, और ये राष्ट्रीय चेहरे हैं ये लोग, और इनके आने से कांगड़ा की राजनीति गरमाई है। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एक बैलेंस्ड जो कैंडिडेट्स उतारे गए थे, उन कैंडिडेट्स में मैं ये कह सकता हूं कि आज की डेट में क्योंकि हर बात को अभी कहना तो बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि रुझान किस ओर लेके जाते हैं वो बाद की बात है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर एंटी इनकम्बेंसी चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान अगर देखी है जी। और वो धरातल पे उतर के आती है, हाँ। फिर तो ये कहा जा सकता है कि लोग जो हैं, लोगों के मन में जो भावना थी, वो लोगों ने ईवीएम पैड में बटन दबा के वो, जो मैंने आपसे सवाल किया था उसकी एक झलक बताओ, आपको जरा सा जानकारी दे रहा हूं कि आनंद शर्मा कांगड़ा सीट से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त ये रुझान है, ये रुझान की बात कर रहा हूं। आनंद शर्मा कांगड़ा सीट से पीछे चल रहे हैं, जबकि जो राजीव भारद्वाज हैं वो आगे चल रहे हैं। तो अगर ये एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला है तो लगभग हर सीट पर इसका कुछ ना कुछ असर दिखना चाहिए था। बहरहाल, लेकिन मैं विजय डोगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें। जी, आप बोले, मैंने आपको सिर्फ अपडेट दे दिया, ये रुझान है जी। क्योंकि अब देखिए, ऐसा है कि कांगड़ा में क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स नए थे, हाँ, दोनों कैंडिडेट्स वहां पे नए थे। अब इन दोनों की जिस तरह से इन्होंने, इनका जो चुनाव प्रचार है वो किस तरफ और किस तरह से उन्होंने धार पकड़ी है, वो डिपेंड करता है। बाकी रही बात ये कि क्योंकि आनंद शर्मा जी के ऊपर जब वो शुरू में आए तो लोगों ने कहा कि नहीं ये तो अब बड़े लंबे समय से दिल्ली थे, लेकिन जो जड़ें तो हिमाचल प्रदेश के साथ। लेकिन जड़ें तो फिर जड़ों की, विजय डोगरा जी, अगर जड़ों की बात कर ली जाए तो जड़ें कांगड़ा में कहाँ थी? जड़ें तो शिमला में थी ना। मतलब शिमला हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और वो राजधानी है, और हमारे मैक्सिमम राजनेता शिमला में रहते हैं जब वो चुन के जाते हैं, और उसके बाद वो अपनी जड़ें अपने गांव से थोड़ी नहीं छोड़ देते। अब हम लोग यहाँ, हम प्रदेश के प्रवक्ता हैं, मैं हूँ चाहे प्यार सिंह जी हैं, हम लोग प्रदेश के प्रवक्ता होंगे तो क्या हम अपनी पृष्ठभूमि को छोड़ देंगे? हमें राष्ट्रीय स्तर पे कुछ जिम्मेवारी मिलती है। लेकिन एक जुड़ाव होता है सर। देखिए, मैं इस बात से तारुफ नहीं, विजय जी प्लीज, मैं इस बात से तारुफ नहीं रखती, लेकिन क्योंकि एक जुड़ाव होता है ना, आपका एक क्षेत्रीय कनेक्ट होता है। अब हमीरपुर की जनता से अनुराग ठाकुर जितना अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे, शायद ऊपर लाहौल स्पीति में ना कर पाए। कंगना रनौत मंडी में जितना अच्छा मंडियाली में कर पाएगी, शायद उतना अच्छा वो ऊपर किन्नौर की जनता के साथ उस तरह से पांगी भरमौर में लोगों के साथ ना कनेक्ट कर पाए। वो एक होता है ना, तो उस लिहाज से with that reference this question was।
नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो हर 10 से 15 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा और बोली बदलती है। बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में एक सार्वभौमिक तरीके से अगर हम लोग देखें तो हिमाचल की संस्कृति में हर व्यक्ति का एक अपना अपना रोल है। लेकिन जब ये कहा कि ये पहाड़ी नहीं जानते हैं, हाँ। और आनंद शर्मा जी ने पहाड़ी में एक इंटरव्यू देख के ये दिखा दिया कि वो पहाड़ी के साथ कनेक्ट विजय जी आपकी बात ही मान लिया मैंने। वैसे तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री कहां से बिलोंग करते हैं, वो वाराणसी से जी जाते हैं। जब कोई नेशनल चेहरा होता है, आनंद शर्मा जी जो कि नेशनल केंद्र की राजनीति पे रहे हैं, यूनियन कैबिनेट में वो मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट पे देर हो गई थोड़ी? मानते हैं इस बात को? विजय डोगरा जी, उम्मीदवारी का ऐलान में देर हो गया, थोड़ी देर हो गई, थोड़ा और वक्त मिलना चाहिए था। ये मानेंगे आपके नहीं मानेंगे? मैं सुना नहीं क्योंकि किसी ने मेरा सवाल ये कि आनंद शर्मा प्रत्याशी होंगे कांगड़ा से, इस बात को फाइनल करने में काफी देर कर दी कांग्रेस ने। हर सीट पर लगभग आप देखिए, मंडी में पहले किसका नाम पहले आता है, आपके जो प्रत्याशी उनका नाम काफी देर में आता है। हर सीट पर शिमला में आपके प्रत्याशी का नाम काफी देर से आता है। तो आनंद शर्मा बेशक एक सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं, लेकिन बीच में वो काफी आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल में चल रहे थे, इसे इनकार नहीं है। लेकिन उसके बाद उनका नाम लिया भी गया, सामने लाया भी गया, तो थोड़ी देर कर दिया आपने। अगर आप ये अनाउंसमेंट थोड़ा पहले कर चुके होते तो शायद कुछ नतीजा अलग हो सकता था। ये अबू भाई, अब ये जो राजनीति विशाल बोल रहा हूं, डोगरा जी विशाल बोल रहा हूं। संभावना, हाँ विशाल जी, मैं क्योंकि एक्चुअली दोनों को कई बार विशाल जी सॉरी जी। मैं एक बात ये कहूं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, ठीक है। और कई बार हम लोग बड़े गुणा भाग करके राजनीतिक लोग जिस तरह से कोई फैसले लेते हैं, अब जैसे आप हमीरपुर का फैसला ले लीजिए। हमीरपुर के फैसले में 2.5 महीने पहले कह दिया गया कि वहां से सतपाल रायजादा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीच में को 15 दिन का ऐसे समय आया कि नहीं, शायद उनका टिकट कट सकता है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हाईकमान कई तरह से कोई चीजें किन्हीं चीजों का आकलन ठीक है विजय जी, जो साम दाम दंड भेद लगने थे वो लग गए। अब ये बातें हैं, डिस्कशंस हैं, कयास हैं, लेकिन अल्टीमेट सत्य तो यही है कि फैसला जो है ईवीएम में कैद हो चुका है। अपडेट देना चाहूंगा रुझानों की बात कर रहा हूं। रुझानों में एनडीए 300 पार कर चुका है। रुझानों में एनडीए 300 का आंकड़ा पार कर चुका है, और इंडिया अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये 172 के आंकड़े तक पहुंचा है। ये रुझान की बात कर रहा हूं। रुझानों में 301 पर पहुंच चुका है एनडीए। 543 में से जो 492 सीटों का रुझान है, उसमें से 301 यानी 300 का आंकड़ा पार हो चुका है। जसप्रीत, बिल्कुल, और अगर यही ट्रेंड फॉलो होता है तो फिर एग्जिट पोल के बहुत करीब होगा ये जो निर्णय आएगा। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है, अब से कुछ ही देर बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद जो रुझान सामने आएंगे। और इसी के साथ प्यार सिंह जी और विजय डोगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन रुझानों की अगर बात की जाए तो 301 पर एनडीए और 172 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। आपको बार बार बता रहे हैं, ये अंतिम निर्णय नहीं है, ये रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, और जैसे जैसे ये रिजल्ट्स में तब्दील होगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 की 492 सीटों को लेकर ये रुझान सामने आया है। 543 सीटों के लिए गिनती होनी है। 492 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, रुझान हम बार बार कह रहे हैं, ये रुझान है, ये शुरुआती रुझान है, ये ट्रेंड्स हैं, और इस ट्रेंड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या एग्जिट पोल के बेहद करीब होगा जो अंतिम निर्णय होगा, या फिर तख्ता पलट होगा। ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो तमाम कयास हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जो इन चुनावों में हावी रहे, उन पर हम चर्चा करेंगे आज पूरा दिन। और एनडीए 301, इंडिया अलायंस 172 पर आगे चल रहा है, ये रुझान आपको दिखा रहे हैं। जसप्रीत, एक चीज आपको बताऊंगा कि अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ता है, 301 एनडीए और 172 अब तक, यानी इंडिया जो 492 में से अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स आए हैं उससे ये थोड़ा अलग है। क्योंकि आपको याद होगा एग्जिट पोल से लगभग तमाम ने 350 से ऊपर एनडीए को दिया है, और 125 से 45 के बीच जो है वो इंडिया को दिया कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो है ट्रेंड, अगर इसी ट्रेंड में ये आगे बढ़ गया तो हो सकता है कि एग्जिट पोल ने इशारा, इसलिए तो कहते हैं एग्जिट पोल ये अनुमान है, तो अनुमान तो सच साबित होगा, लेकिन आंकड़े में थोड़ा फर्क हो। और ये भी तो रुझान ही है, ये भी रुझान ही है, शुरुआती रुझान है, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स की गिनती अभी जारी है, और उसके बाद ईवीएम जब खुलेगी तो असली पिटारा तो वही है
फिर उसके बाद क्या तस्वीर बनेगी? देखिए ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। एनडीए 301 से 304 पहुंच चुका और जबकि इंडिया अभी 172 पर भी टिका हुआ है। ये इनिशियल राउंड्स के रुझान तस्वीरें देखिए, विक्रमादित्य सिंह पहुंचे पूजा पाठ करने अपनी माता श्री के साथ। जब वोट डालने गए थे तब भी इन्होंने शनिदेव के दर्शन किए थे, शनिवार था उस दिन, और अब पहुंचे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। मंडी हाई प्रोफाइल सीट से कंगना रनौत को कड़ी टक्कर इन्होंने दी है और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें अगर देखी जाए तो वहां पर इंडिया 4 पर आगे और बीजेपी 1 विच इज जम्मू, बिल्कुल, और इंडिया अलायंस 4, यानी कि घाटी की 3 नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ कश्मीर और 1 उधमपुर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बहुत ही पुरउम्मीद हूँ क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस मैंने इलेक्शन के दौरान देखा है, मैं इस बार लेह में भी मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिला। हमारे टीम लेह में गया, नुब्रा गया और संस्कार में इस बार मैं खुद गया हूँ। करगिल के हर ब्लॉक पे मैं गया हूँ, लोगों से मिला हूँ और ख़ुसूसन जिस तरीके से मेरा लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे मुझे जो मुत्तहिद होकर मुझे आगे किया है और लद्दाख के मुद्दे पे मुझे आगे किया है, और लद्दाख के मुद्दे को लेके मैंने लोगों से ये वादा किया है कि ख़ुसूसन जो एपेक्स और केडीए के जो डिमांड है, जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बन के, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के मैं जो है आगे काम करूँगा। उस चीज़ पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आज कामयाब होंगे इंशाल्लाह। श्रीनगर के काउंटिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं और मेरे साथ पूछेंगे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्योंकि अंदर से आप हो क्या आए हैं, तैयारियां कैसी है और किस तरह से आपने जायजा लिया और क्या कुछ लगा आपको? जी बिल्कुल अच्छी तरीके से जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे इंतजाम रखा था वो भी अच्छा है। स्ट्रांग रूम हमारे सामने खोले गए सही तरीके से थे और शुक्र अल्लाह का कि अब हमारे रिजल्ट भी आने वाले हैं, अभी काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरीके से काउंटिंग के जो सिस्टम इन्होंने रखा था यहाँ पे वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने सरकार ने इंतजाम रखा है। बिल्कुल वसीम साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई तरह की जो सियासी जमातें हैं उनके लीडरान वो दावे कर रही है कि वो जीत दर्ज करेंगे। इस इंतखाबात में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या अपनी पार्टी भी है जिनको बहुत साल हो गए काम करते हुए ग्राउंड में, लेकिन मैं तो कल आया हूँ सियासत में, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है। फाइट अगर है तो इन पार्टियों के बीच में फाइट है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये क्या मामला है, किस तरीके से एजेंट रखने हैं, किस तरीके से काउंटिंग हो जाएगी, किस तरीके से पोलिंग बूथ पे जाना है, तो मैं फिलहाल अभी सीख रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जितने ही वोट आएंगे, मुझे जिन लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा, जिन लोगों ने मुझे परख लिया, मुझ पर एतमाद जिताया, मुझे अपना वोट दिया, तो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत तो वही है। बिल्कुल वसीम साहब, आपसे एक सवाल पूछना है क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करता हूं, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए कि जब वोटर वोट डालने जाता है वहां पे एक फ्रेम लगा हुआ होता है, पता नहीं होता कि इसने वोट किसको डाला है। बाकी कुछ मीडिया आता है कि वो अपने तरीके से एनालिस करता है, किसी को बताता है कि नहीं आप बताइए इस मोहल्ले में, इस गली में, इस शहर में क्या पोजीशन है, वो उस हिसाब से कहते हैं। लेकिन बाद में अगर देखा जाए रिजल्ट जब लास्ट में निकलता है, कभी कभार लास्ट के चरण में भी फिर पलटबाजी हो जाती है। जिन्होंने पार्लिमानी जो इंतखाबात है उसमें इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, हालांकि ये अंदर से होके आए हैं, स्ट्रांग रूम में इन्होंने देखा क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग का अमल जो शुरू हुआ है, इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा इंतजामात अच्छे हैं और अच्छी तरीके से जो स्ट्रांग रूम है वहां पर जो ईसीआई के एहलकार मौजूद है, इंतजाम के एहलकार मौजूद है। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18 श्रीनगर। मेरे साथ इस वक्त हैं जुगल किशोर शर्मा जो कि कैंडिडेट हैं, बीजेपी के तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू रियासी से। जुगल जी, बड़ा आज कल भी हमसे आपसे बात करें तो आज तो बड़ा अहम दिन है, आप तो काउंटिंग भी शुरू हो गई। लोकतंत्र के पर्व का सबसे बड़ा दिन जो है वो आज है। आज परिणाम सामने आने वाले हैं और गिनती प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार आएगी। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। आप अपने आपको कैसे? जम्मू रियासी सीट पर हमने जिस तरह से लोगों की सेवा की है, सेवा भाव से कार्य किए हैं, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किए हैं। इन 10 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू के लिए लाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी। दिल में कोई शंका, कोई ऐसा
फीलिंग कि हो सकता है इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए? निश्चिंत रहें, गिनती की ओर ध्यान दें और आप देखते रहिए भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में संदूकड़ियां खुल रही हैं और निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। कारण एक ही है कि नए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 10 सालों में देश की सेवा की है, जम्मू कश्मीर के बेहतरी और विकास के लिए कार्य किया है, इसलिए लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेंगे। क्योंकि मैं रमन बला से भी मिला, उन्होंने कहा कि जुगल जी को ये कहिए कि आप जीतने वाले नहीं, आप खामखा मुझ पर आरोप लगा रहे हैं या मुझे सबक या एडवाइस दे रहे हैं, आप जीतेंगे नहीं। कोई बात नहीं, हमारे मित्र हैं रमन बल्ला जी, हम दोनों मित्र रहे हैं, पहले असेंबली में भी रहे हैं। भी कह रहे थे कि आप हम इकट्ठा काम करते रहे हैं, मिलते जुलते रहते हैं। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के पर्व में सबने हिस्सा लेना है, उन्होंने भी लिया है, वो भी प्रत्याशी के नाते काम कर रहे हैं, हमने भी किया है। लेकिन अब परिणाम सामने आएंगे, जो जीतेगा वो लड्डू, जो जीतेगा वो सिकंदर। ये बताइए कि आज सुबह से आपके दिल में कोई एंजाइटी थी, आशंका, या आप नहीं है भैया? हम सुबह उठे, अच्छी नींद रही रात को और सुबह उठ के लोगों को हमने फोन भी किए। एग्जिट पोल का तो नहीं है? नहीं, एग्जिट पोल नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से जो लोगों की सेवा की है ये उसके परिणाम है कि नींद भी अच्छी पड़ी है। सुबह उठ के नहा धोकर मंदिर में माथा टेककर फिर हम अपने यहाँ काउंटिंग सेंटर में पहुंचे हैं। निश्चिंत रहें, आप देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश भर में चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अल्लाह साहब तो देर से आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी नहीं आऊंगा, आप तो पहले आ गए, क्या आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस? हमें हमारा स्वभाव ही है, हमारा स्वभाव है कि भाई लोगों के बीच रहना, कार्यकर्ताओं के बीच रहना, और अपना अपना तरीका है। वो अगर थोड़ी देर बाद में आएंगे, हम थोड़ी देर पहले आ गए, तो इसमें कोई परिणाम तो नहीं बदल जाएंगे, परिणाम तो वही रहेंगे जो लोगों ने मत दिया होगा। वो वहाँ बैठकर बात कर रहे होंगे, हम यहाँ बैठकर बात करेंगे, और फिर थोड़ा देखभाल रखना ये हमारा दायित्व और फर्ज बनता है। उसके लिए अगर आप जीत गए तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता इतनी ही रहेगी कि भाई जिस सेवा भाव से हम पहले काम कर रहे थे उससे भी बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा करेंगे और आप सब मित्रों के साथ बैठकर मिठाई भी खाएंगे। कहते हैं कि जब बड़ी पुरानी कहावत है कि जब अमल नतीजा मुरतब कर ले तो बातें बेकार हो जाती हैं। तो ये 3-4 दिन लोग सरखफाई कर रहे थे, कोई एनालिसिस कर रहा था, कोई एग्जिट पोल बता रहा था, तो ये इसको जहनी अयाशी या जहनी मशक कह सकते हैं आप। इसमें से तो ये तो एक मेरी नज़रों में ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। तो लोग अपनी अपनी दुकान भी चलाते हैं, फिर लोग अपने आप को एंगेज भी रखते हैं। मेरे ख्याल से ये सारा कुछ 24 की शाम को ख़त्म हो गया था, 25 की शाम को, जब लोगों ने अपना फैसला ईवीएम में डाल दिया। उसके बाद आज जो होना है सो होगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, उनके चेहरे पर वो फ़िक्र होती है। ये तो अल्लाह ताला का मैं किस ज़ुबान से शुक्र अदा करूँ कि मैं बहुत ही मुतमईन हूँ। इलेक्शन के दौरान मैं काफ़ी स्ट्रेस में भी था, काफ़ी एंग्जाइटी भी थी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, दैट प्रिटेंड्स टू वर्क। तो जब आपने काम ख़त्म कर दिया तो उसके बाद जो होना है सो होगा, और पब्लिक का फ़ैसला जो है उसको कबूल करना है। और पब्लिक के सादा जो फैटलिस्ट होता है, जो अल्लाह ताला को मानता है, अल्लाह ताला के फ़ैसले हर सूरत में हमारे हक़ में होते हैं। जीत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होती है तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, फिर से काम शुरू करेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को के अगर आप बाय एंड लार्ज कहेंगे तो ठीक हुआ, लेकिन कुछ जगहों पे हम एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी से अगर हम ये कहें कि मुतमईन हैं तो वो एक मुनाफिकत होगी। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। कई जगह पे रिगिंग हुई, रजौरी में, पुंछ के अंदर कुछ हलकों में हमने शिकायत भी दर्ज की, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका कोई नोटिस लिया गया। नहीं, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है और हम तो अभी तक मैंने रिजल्ट्स देखे नहीं हैं, अभी तक परिणाम मैंने इनिशियल रिजल्ट्स देखे नहीं हैं, मगर अभी तो मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मगर ऑल विल बी वेल, और सब बढ़िया होगा और जो कामना करी है वो पूरी होगी। एग्जिट पोल्स तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड था एक मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, तो इसका तो कोई ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं थी। जो आज रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़, एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छा रहेगा। शुरुआत अच्छी है तो दिन भी अच्छा रहेगा। नेशनल पर्सपेक्टिव में भी अच्छा रहेगा। आई एम श्योर जो आंकड़े हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स ने अनुमानित किए हैं उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे
एंड वी शुड बी कंफर्टेबली इन अ पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अभी करेंगे, अभी वापस मैं घर जाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा देखकर फिर थोड़ी देर में जाने का प्रस्ताव करेंगे। देखिए, आज जो है बारामूला 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंटिंग हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के अहाते में हो रही है। इस काउंटिंग प्रोसेस को सेफ, सिक्योर और हैसल फ्री बनाने के लिए ज़िला पुलिस बारामूला ने जो है बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी के इंतजामात पूरे इलाके में कायम किए हैं। हमने 3 टियर सिक्योरिटी को यहाँ पर गठित किया है, जिसमें पहले टियर में जो है हमने CAPF के जवान डिप्लॉय किए हैं, सेकेंड टियर में JNK आर्म्ड पुलिस की नफरी हमने डिप्लॉय किए हैं, और थर्ड टियर में जो है JK पुलिस, जो लोकल पुलिस है हमारी, उनकी नफरी और जवान जो है तैनात है। पूरे इलाके में जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने स्पेशल CI और लॉ एंड ऑर्डर QRTs जिनकी क़यादत सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है। ओल्ड टाउन, मेन टाउन बारामूला, संग्रामा, खानपुरा, ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक डाइवर्जन्स जो है दिए हुए हैं। जो हमारा काउंटिंग एरिया है उसके 100 मीटर तक के रेडियस में जिसको हमने प्रोटेक्टेड जोन करार दिया गया है, वहाँ पर किसी भी तरीके की अनलॉफुल असेंबली होने नहीं दी जाएगी। मेरा लोगों से यही इल्तिजा है कि आज के दिन वो इस स्ट्रेच पे जो है, जो हमारा डिग्री कॉलेज का स्ट्रेच है, वहाँ पर कम से कम ट्रैवल करें, सिर्फ ज़रूरत रहने पर ही वो बाहर निकले। इस रोड का इस्तेमाल करने की अगर ज़रूरत आती ही है तो तभी वो बाहर निकले, अन्यथा वो जो है इस रोड का इस्तेमाल ना करें। जो हमारे ट्रैफिक डाइवर्जेंस है, वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस और ज़िला पुलिस के जवान और एहलकार तैनात है, उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर किसी भी तरीके की कोई कठिनाई आती है तो चप्पे चप्पे पर हमारे जवान जो है तैनात है, उनसे आप जो है किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर जो है मदद मांग सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोगों के कोऑपरेशन से और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से हमारा आज का जो ये काउंटिंग का डे है वो पुरअमन तरीके से गुजरेगा। बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडेंस के हिसाब से जो है अंदर यानी कि काउंटिंग हॉल में मोबाइल फ़ोन्स ले जाना वर्जित है। जो भी लोग काउंटिंग हॉल में जा रहे हैं, या वो काउंटिंग ऑफिशियल्स है या पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए हमने सेफ्स और लॉकर्स का इंतज़ाम किया हुआ है। साथ ही साथ सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनके पास वैलिड आई कार्ड्स और पासेस है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या RO ने इशू किए हैं। सिर्फ वही लोग जो है अंदर आ सकते हैं, उसके बगैर लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो मैं लोगों से इल्तिजा करता हूं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। आज जो सामने निकल कर आए हैं उसके मुताबिक NDA को 296 और इंडिया गठबंधन 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लोकसभा की 542 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती अभी जारी है, उसके बाद EVM की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझानों में हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। इससे पहले जो शुरुआती रुझान आए थे उसमें शिमला सीट पर विनोद सुल्तानपुरी आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो ट्रेंड जैसे जैसे फॉलो कर रहा है उसके मुताबिक भाजपा ने चारों की चारों हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। आपको बार बार बता दें कि ये रुझान है, ये शुरुआती रुझान है। 295 पर NDA और 190 पर इंडिया गठबंधन अभी बना हुआ है। अभी EVM की गिनती शुरू होनी बाकी है और ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है। और इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी साहब जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका। और आज का दिन बहुत बड़ा है। शुरुआती रुझान अगर पूरे देश के देखे जाएं तो NDA 295 और इंडिया गठबंधन 190 पर बढ़त बनाए हुए हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इसे, इन शुरुआती रुझानों को? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पूरी प्रतिक्रिया फेज 1 से लेके फेज 7 तक जिस ढंग से पूरे भारत में इलेक्शन करवाई है, और जो उनका रद्द अमल रहा है, फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंसी, और ये एग्जिट पोल तो सारे आ ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीकेकार से जिस पूरे भारत 140 करोड़ की आबादी को इलेक्टोरेट के सामने रखना और पूरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी, हर राज्य जो है दूसरे राज्य से भिन्न है, हर राज्य की दूसरे राज्य से जो है अपनी जो डिमांड्स हैं, जो मुश्किलातें हैं वो डिफरेंट हैं, मौसम डिफरेंट है, लैंग्वेजेस डिफरेंट है। तो इस पूरे मुल्क में इलेक्शन का प्रोसेस इतने साफ सफा तरीके से और इतनी ट्रांसपेरेंसी करवाना, मैं समझता हूँ वी मस्ट सल्यूट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और बिल्कुल टाइम शेड्यूल पे आप देख रही है, आप भी सुबह से डिबेट कर रही हैं, और हमने एग्जिट पोल की बात नहीं की है। जो सामने है वो बात कर रहे हैं, जो सामने आएगा, जिस तरह की गिनती के रिजल्ट्स आएंगे, कौन जीतता है कौन हारता है वो तो शाम को पता चलेगा। लेकिन जो लोगों का
जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, जो लोगों का बिल है, वो बैलेट बॉक्सेस से निकल रहा है और उसके रिजल्ट्स का हम वेट करेंगे शाम को। लेकिन ये था कहीं कहीं पे जो आंकड़े हम लगाते थे कि इनकम्बेंसी है, 10 साल की सरकार रही है, इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो देखने को नहीं मिला है। कुछ लोगों ने परफॉर्मेंस बेस्ड अपना वोट डाला, कुछ लोगों ने डेवलपमेंट बेस्ड अपना वोट डाला है, कुछ लोगों ने नाराजगी में अपना वोट जो है वो दूसरी पार्टी को डाला है। जैसे लद्दाख और करगिल की बात करें तो वहां के मुद्दे जो रहते हैं वो उस वक्त के मुद्दे होते हैं जो जिनकी जरूरत करगिल और लद्दाख को होती है, और वो लोग वन गो में वोट करते हैं। बिल्कुल सोहेल सर, हम इस चीज पर आएंगे। हम जो संसदीय सीटें हैं उन्हें एक एक कर हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का आपने जिक्र किया कि उन्हें साधुवाद करना चाहिए। वो काबिल तारीफ थे उनकी जो भी एफर्ट्स थे 2 साल की तैयारी, क्योंकि बीते कल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया, और ये तमाम चीजें उन्होंने कही कि 2 साल का हार्डवर्क लगा कि आज हमने जिस तरह से चुनाव कराए हैं, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख में अगर देखा जाए तो 4 दशकों का वोटर्स टर्नआउट का रिकॉर्ड टूटा है सर। 58.58% वोटिंग खाली घाटी में हुई है, 51% से ज्यादा वोटिंग जम्मू रीजन में हुई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक इतिहास है, ये बहुत बड़ा बदलाव है सर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो आभारी हूं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जो लोगों का फेथ जो है उसको वापस लाया है। बुलेट से बैलेट की जंग जो है पिछले 40 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सरकार थी वो जीत गए हैं, और लोगों के समर्थन में, लोगों की एस्पायरेशंस पे ये इलेक्शन हुई है। और आज लग रहा था पूरे फेजेस में जम्मू कश्मीर के लोगों का उत्सव है, ये लोगों की ईद और दिवाली है। और लोग जिस तरह पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपने रीजन को, अपनी स्टेट को, अपनी यूनियन टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे नुमाइंदों की उम्मीद करते हैं, और यही रियल एसेंस है हिंदुस्तान की जमहूरियत की। और जम्मू कश्मीर के लोगों का योगदान जो है वो बहुत जबरदस्त। और सारे पॉलिटिशियन, चाहे वो मेन स्ट्रीम में थे, चाहे वो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो सब आपने देखा होगा सब ढीले हुए थे। ये पहली बार मैंने 35 साल के इलेक्शन में देखा कि कैंडिडेट जो है वो भी फिक्रमंद थे कि क्या होगा हमें भी नहीं पता है, जो नॉर्मल तौर पे जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, जो क्योंकि इलेक्शन लड़ते नहीं थे लोग, वोट पढ़ते नहीं थे। तो जो ये 60-70% जो पोलिंग हुई है, ये लोगों की इलेक्शन है, ये जम्मू कश्मीर के विकास की इलेक्शन है, एक नए पॉलिटिकल नैरेटिव की इलेक्शन है, और इसके रिजल्ट्स जो है वो एक रास्ता हमवार करेंगे असेंबली, पंचायत और कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस पे। तो मैं तो समझता हूँ एक नया आयाम जो है जम्मू कश्मीर में लिखने जा रहा है। अनडाउटेबली सर, अनडाउटेबली, क्योंकि मैं खुद कश्मीर में रही और मैंने जब लोगों का उत्साह देखा, जब मैंने देखा कि लोग किस तरह से घरों से बाहर निकले, हाउ एक्साइटेड दे आर। व्हील चेयर्स जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसका वो लोग सहारा ले रहे हैं। आई वेंट टू फकीर गुजरी ऑल्सो, और वहां पर भी मैंने देखा कि पूरा का पूरा लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, एंड दे आर सो एक्साइटेड टू वोट। और ये एक अच्छी तस्वीर थी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की।